हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कौशल क्लासेस। जैसा कि कल मैंने आप सभी लोगों को एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस टाइम मैं आप सभी लोगों को करवा रही हूँ। एसएसटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिन लोगों ने नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज़ भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिए। मैराथन क्लास पड़ी हुई है, वो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक का निचोड़ मैंने उस वीडियो में दिया हुआ है। अदर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं पढ़ने पड़ेंगे। फुल एसएसटी पूरी बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ऑब्जेक्टिव, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार आपसे पूछे जाते थे, वही सारे प्रश्न मैंने लिए हुए हैं वीडियो में। तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, जाके चैनल पर देख लीजिए। आपको 2 एसएसटी की ऑब्जेक्टिव वीडियो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। अब बात करते हैं हम अति लघु उत्तरीय की, जो मैं आपको करवा रही हूँ। कल इसका पार्ट 1 मैं करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर देखिए। आज हम उसका पार्ट 2 कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हुए हैं, अगर पहली बार आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे नंबरों से पास होने के लिए जल्द से जल्द कौशल क्लासेस के साथ जुड़ जाइए। चलिए प्रश्न स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा प्रश्न है कि मंगोल आक्रमण से, यानी कि कल हमने 50 क्वेश्चन करवाए थे ना, तो 51 से आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि मंगोल आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिम सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए बलबन ने कौन से कार्य किए। तो उसने कौन से कार्य किए थे? उसने अपने बेटे मोहम्मद खान को लड़ने भेजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों द्वारा खलीफा के पद को संभावित करने का वास्तविक लक्ष्य क्या था? ये आपका जो बीटीसी 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो उसका लक्ष्य क्या था कि सुल्तान खुद को खुदा के प्रतीक समझते थे, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि सल्तनत काल में तूतीय हिंद यानी कि भारत का तोता, इसकी उपाधि किसको मिली है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं, और ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए कि भारत का तोता या फिर तूतीय हिंद ऐसे करके आ सकता है कि इसकी उपाधि जो है वो किसको मिली है, ठीक है। तो ये मिली थी अमीर खुसरो को। शिवाजी के समय सरसूबादार किसे कहा जाता था? ये क्वेश्चन भी आपकी 2015 में पूछा गया है। तो शिवाजी के समय सरसूबाबाद, ठीक है, सरसूबादार जो होते थे वो किसी क्षेत्र विशेष के सेनापति या प्रतिनिधि जो होते थे उनको कहा जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 86वें संशोधन में अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार क्या है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले भी मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं आपके एसएसटी के, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हर साल ये प्रश्न या तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, या तो वस्तुनिष्ठ में आता है, या अति लघु उत्तरीय में, या लघु उत्तरीय में। इसके बारे में आपसे पूछा ज़रूर जाता है, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा, ठीक है, ये अधिकार आपको जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। घुमा के पूछ सकते हैं आपसे कि किस अनुच्छेद में, ठीक है, तो ये मत कहिएगा कि पढ़ाया नहीं है। तो अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया है, ठीक है, 86वें संशोधन में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? जिसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हैं, उसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, केंद्र और राज्य दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, FIR का पूरा नाम, FIR लिखी जाती है ना, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। तो ये मैंने बताया हुआ है आपको कि सेल 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? जो स्वेज नहर है वो 2 सागर को जोड़ती है। तो कौन कौन से होते हैं वो? लाल सागर और भूमध्य सागर को ये जोड़ती है। टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जानते हैं? पछुआ पवन के नाम से उनको जानते हैं। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? उनके व्यवसाय थे मत्स्य पालन, दुग्ध उद्योग और पशुपालन। आग्नेय शैल के उदाहरण बताइए। आग्नेय शैल के उदाहरण क्या हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पैंजिया किसे कहते हैं? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे हम पैंजिया कहते हैं, ठीक है। किसके कारण? भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसको हम पैंजिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए? ये चीज़ याद रखना है आपको कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए, ठीक है। तो हिंद यूनान ने जारी किए थे इसको,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहमिहिर कौन था? तो बारहमिहिर जो था वो गुप्तकालीन महान गणितज्ञ तथा ज्योतिषाचार्य था। ठीक है, कौन था? गुप्तकालीन महान गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने कराया था? ये क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए कि कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो था वो गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, सूर्य मंदिर जो था वो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर दूर समुद्र तट पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलों के शासनकाल में जनपद तथा गांवों को क्या कहा जाता था? चोलों के शासनकाल में जनपद को जो कहते थे वो कहते थे नाडु और गांव को करमर कहते थे। ठीक है, जनपद को क्या कहते थे? नाडु और गांव को करमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहां पर हुआ? सन 1526 में पानीपत के दौरान में इब्राहिम लोदी तथा बाबर का मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। किसकी पराजय हुई थी? इसको याद रखना, उल्टा करके मत आना। ठीक है, युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इब्राहिम लोदी जो है वो मारा गया था। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके भारत में मुगल वंश की फिर स्थापना की। ठीक है, 1526 डेट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में जकात का अर्थ स्पष्ट कीजिए। जो मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांत दिए गए हैं उसमें जकात का अर्थ क्या होता है ये बताइए। तो जकात का अर्थ होता है अपनी वार्षिक कमाई का 2.5%। ठीक है, इसका दान करना ही जकात कहलाता है। पृथ्वी की भूपर्पटी के नीचे अंधा स्तर के 3 परतें कौन कौन सी हैं? तो कौन कौन सी हैं? शियाल, सीमा, निफे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आग्नेय शैल की विशेषताएं बताइए। तो इन चट्टानों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, अब इनको पढ़ लीजिए आप। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाता है कि आग्नेय शैल की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। 3 आपको ये दे देंगे और 1 आपको अदर दे देंगे। ठीक है, तो आपको सारी विशेषताएं आनी चाहिए। ये चट्टानें जीव जंतु एवं वनस्पति रहित हैं। ये रवेदार चट्टानें होती हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टानें होती हैं। ये चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। और कौन कौन से होते हैं उनका नाम भी देख लीजिए, सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बलुआ स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? जो बालुका स्तूप होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पवन द्वारा रेत तथा बाल के निक्षेप से निर्मित टीलों का बालुका स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालुका स्तूप का निर्माण शुष्क एवं अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागर तटीय भागों में, झीलों के प्रदेशों में से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाद के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टल तथा ब्लिजर्ड किस प्रकार की हवाएं हैं? ये हवाओं के नाम हैं। तो दोनों को हम समझ लेते हैं। पहले हम मिस्ट्रल के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यह जो है ठंडी ध्रुवीय हवाएं होती हैं जो रोन नदी की घाटी से होकर चलती हैं। अब हम बात करेंगे ब्लिजर्ड तथा हिम झंझावात। ठीक है, इनको ये दो नाम हैं इनके। तो ये क्या होती हैं कि ये बर्फ़ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम क्रमशः परगा या बुरान है। अब इनका नाम आपको स्थानीय नाम याद रखना है। हो सकता है कि आपसे स्थानीय नाम भी पूछ दिया जाए। ठीक है, तो स्थानीय नाम क्या है इनका? परगा व बुरान के नाम से इनको जानते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान सभा कब बनाई गई? इसमें कुल कितने लोग थे? संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या जो थी वो थी 389। ठीक है, 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 292 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य जो थे वो देसी रियासतों से तथा शेष जो 4 सदस्य थे, 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आते थे। हम संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है।
हर संप्रभु राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत का भी अपना पृथक संविधान है। ये आप सभी को पता होगा कि भारत का भी अपना एक संविधान है, जिसे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1994, ठीक है, जुलाई 1946 1946 में संविधान के सभा में 296 मतलब 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया। अब आपको ये चीज़ याद रखनी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, इसीलिए आप इस पूरी को अच्छे से पढ़िएगा पैराग्राफ को, ठीक है। तो किसको अस्थायी सदस्य चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। क्या चुना गया? अस्थायी सदस्य। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, चलिए। नेक्स्ट है कि उसके बाद दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अस्थायी सदस्य जो निर्वाचित किया गया था वो किया गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को और स्थायी चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। इन्होंने क्या किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, अगर पूछा जाए कि संविधान का उद्देश्य जो प्रस्ताव था वो किसने जारी किया था, प्रस्तुत किया था, तो प्रस्ताव प्रस्तुत किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा है कि पंथ निरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहा जाता है जिसमें राज्य की निगाह में सभी पंथ यानी कि सभी धर्म जो हैं वो समान हो। पंथ को क्या बोलते हैं? धर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम बताइए। तो कालिदास के जो 2 ग्रंथ थे वो थे, एक तो था रघुवंश महाकाव्य और दूसरा था अभिज्ञान शाकुंतलम, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतलम जो ग्रंथ है वो किसका है, तो ये कालिदास का है। क्वेश्चन, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो गुप्तकालीन जो चित्रकला थी उसके 2 केंद्र थे, मथुरा सारनाथ और पाटलिपुत्र। इसमें से किसी भी अगर 2 केंद्र पूछे जा रहे हैं तो इनमें से किसी भी 2 का नाम आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। चलिए करते हैं, पढ़ते हैं इस पूरे पैराग्राफ को कि राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में बहुत ही विवादग्रस्त है। कैसा है? विवादग्रस्त। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय वंश के लिए किया गया है। किसके लिए किया गया था? कुलीन क्षत्रिय वंश, ठीक है। बाढ़ के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों हेतु किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सका है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जैसे कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। अब विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत में क्या दिया गया है कि इतिहासकार कर्नल टॉड, क्या नाम है? कर्नल टॉड ने अग्निकुंड आदि अनुश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका मत है कि राजपूत सीथियन या शकों के वंशज थे जो 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए थे। इन्हीं विदेशी विजेताओं को अब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया था। चूँकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रिय के भी थे, अतः उन्हें क्षत्रियों की श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। नेक्स्ट है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या है कि कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज राशों के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि प्रतिहार और परमार चालुक्य एवं चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का एक यज्ञ अग्निकुंड था जिसमें परमार, प्रतिहार, चालुक्य एवं चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित कुछ अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं जान पड़ता है। चलिए नेक्स्ट है भोज वंश। भोज किस वंश के राजा थे? भोज जो है वो परिमार वंश के राजा थे। किसके थे? परिमार वंश। उसकी राजधानी थी धारा नगरी। नेक्स्ट है गीत गोविंद किसकी
प्रसिद्ध रचना है? तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने कराया था? तो चंदेल राजाओं ने कराया था। भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। 4 दे दिए हैं, इनमें से अगर 2 पूछे जाए तो किन्हीं भी 2 का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर। ठीक है। नेक्स्ट है जलवायु का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु किसी बड़े इलाके का सामान्य मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। अन्य शब्दों में किसी इलाके में किसी एक प्रकार का औसत मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके की जलवायु कहा जाता है। मौसम जहाँ कुछ दिनों या घंटों में बदला जा सकता है या बदल सकता है, वही जलवायु बदलने में सैकड़ों हजारों साल का समय लगता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कितने हैं? 395। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है। प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य एवं योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में शामिल किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 जो है वो स्वतंत्रताएं नागरिकों को प्राप्त हैं। अब चलिए हम इन 6 स्वतंत्रताओं के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें से पहली है क्या है कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने व उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, कि आप अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। शांतिपूर्वक, इस चीज़ पर गौर कीजिए। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है, कि वो कोई भी व्यवसाय अपनी मर्जी से कर सकता है। नेक्स्ट कौन सा अधिकार है कि नागरिकों को मानव हितों हेतु समुदाय अथवा संघ निर्माण की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, कि आप अपने देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं, टूर कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है। भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना शुरू कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढालों पर अपक्षित पदार्थों के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया जो होती है उसको हम भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइडिंग कहते हैं। ठीक है। भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो वो होते हैं भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अभी बताइए कि आपके प्रेसिडेंट कौन है। ठीक है, कमेंट करिएगा कि आपके प्रेसिडेंट कौन है करंट में। चलिए, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आती है। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हुए थे कुछ, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है। तो चंद्रमा स्वयं प्रकाशहीन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि चंद्रमा जो होता है उसका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। वह सूर्य के प्रकाश जब उसका पड़ता है, सूर्य का प्रकाश, उसके प्रकाश से वो चमकता है। तो यह सूर्य के प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। देखिए, जब पृथ्वी जो होती है, जैसे कि ये देखिए, ये पृथ्वी है, इधर सूर्य मान लीजिए आप, ठीक है, और इधर चंद्रमा। ठीक है। अब जैसी भी आर्ट है समझ लीजिए आप, ये पृथ्वी जैसे बीच में आ गई सूर्य और चंद्रमा के। ठीक, तो क्या हुआ? देखिए, पृथ्वी लिखा है कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है। अब सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ गई है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। तो चंद्रमा क्या हुआ कि पृथ्वी की छाया में आ गया। अब इसका तो कोई प्रकाश है नहीं, ये सूर्य जब यहाँ होता है तो सूर्य जैसे यहाँ है तो सूर्य के प्रकाश से ये चमकता रहता है। अब पृथ्वी आ गई बीच में। ठीक, अब पृथ्वी क्या हुआ कि पृथ्वी आ गई बीच में। ठीक है, चलिए फिर से क्रिएट कर देते हैं।
पृथ्वी आ गई है अब बीच में, तो जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पड़ता है। अब सूर्य इधर है तो इसका प्रकाश यहाँ तक नहीं पड़ रहा है, क्योंकि बीच में हमारी क्या है, पृथ्वी आ गई है और चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, इसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और इससे पहले भी वीडियो में मैंने ये चीज़ आपको समझाई हुई है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि जब भी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण। ठीक है, और चंद्र ग्रहण जो होता है यह पूर्णमासी के दिन होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा का कुछ भाग दिखाई देने लगता है। इसे हम खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक, चलिए, भारत चीन का युद्ध कब हुआ था, बताइए। देखिए क्वेश्चन आंसर क्या है, भारत चीन का जो युद्ध है वो 1962 में हुआ था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है, ये तो सबको पता ही होगा, है ना, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, चंदेलों के 2 प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। इनमें से कोई भी आप 2 प्रसिद्ध नाम लिख सकते हैं, बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। ये 4 मैंने आपको बताए, इसमें से 2 अगर आते हैं लिखने के लिए तो आप कोई भी 2 नाम लिखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। पृथ्वीराज रासो, हलायुद्ध, नयचंद्र सूरी और परम गुप्त। चलिए, नेक्स्ट है, भोज प्रबंध किसकी रचना है, तो ये बल्लाल की रचना है। प्रयाल प्रशस्ति के रचयिता कौन थे, तो हर्षेड थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, मौर्य से याद रखिए, हमेशा मौर्य वंश के संस्थापक आप मौर्य से याद रखिए, पीछे मौर्य लगाए, आगे सिर्फ चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में किन 2 मस्जिदों का निर्माण किया था, तो इन्होंने किया था कुब्बत उल इस्लाम और अढ़ाई दिन की झोपड़ा। चलिए, नेक्स्ट, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है, तो वो होता है सुल्तान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिम नदियों के अपर्दन से वी आकार की जो घाटी होती है वो किस आकार में बदल जाती है, जो वी आकार की घाटी होती है ये। ठीक है, ये हिम नदियों के अपर्दन से आकार में बदल जाती है। जब हिम नदियों के अपर्दन होता है तो ये बदल जाती है, तो ये कैसी हो जाती है, यू आकार की। ठीक है, वाष्पीकरण से आप क्या समझते हैं, तो क्या समझते हैं आप वाष्पीकरण से, किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का भाप बनकर उड़ जाना भी वाष्पीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार किस पर बल देते हैं, जो हमारे मूल अधिकार हैं वो क्या करते हैं कि मूल अधिकारों को सभी नागरिकों के बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, ये बुनियादी मानव अधिकार के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से किन 2 आधारों से हम करते हैं, तो श्रम और पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन क्या है, उत्पादन क्या है। अब अर्थशास्त्र में उत्पादन जो होता है वो औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम उत्पादन कहते हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल पर जो नए लोग आए हुए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी तैयारी बहुत बेहतर बनाने के लिए हम हर रोज़ वीडियोस ला रहे हैं। आप सारी वीडियोस देखिए, पेपर आपका बहुत पास आ चुका है। ताबड़तोड़ तैयारी करिए और एकदम ज़बरदस्त, एकदम झक्कास पेपर करके आइएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।